हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी बोर्ड ओपन स्कूल का सॉल्यूशन बायोलॉजी का, यानी कि जीव विज्ञान का यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। सीजी ओपन स्कूल के जो आपके एग्जाम पेपर है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर सीजी बोर्ड ओपन स्कूल के सारे विषयों के फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और साथ ही अपने दोस्तों में भी वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम का जो नेम है वो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए पहले देख लेते हैं सही विकल्प। तो यहाँ पर सही विकल्प के सारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? साइनोबैक्टीरिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, जो सही विकल्प है उसका सेकंड का प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कीट द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कीट द्वारा। तीसरा है, यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोपोरासिस यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, और ये हाइपोथैलेमस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा है सही विकल्प का, यानी अ नंबर का आखिरी आंसर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउट नोट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। है ब नंबर की ओर। तो इसमें आपको इसी प्रकार से अ ब स के प्रश्न पूछे गए, तो इन प्रश्नों के हम उत्तर देख रहे हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। चलिए इसका पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अंडाशय। ब नंबर के प्रश्न का पहले का उत्तर अंडाशय हो जाएगा। दूसरे का क्या होगा? रस लसिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? एलिसा परीक्षण। यहाँ पर इसका उत्तर तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा? एलिसा परीक्षण। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? खमीर। तो यहाँ पर ये ब नंबर के प्रश्नों के उत्तर है, तो खमीर आपको लिख लेना है। चलिए, और जो पांचवा प्रश्न है उसका बायोपायरेसिस का सही आंसर हो जाएगा, तो ये आपको उत्तर लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स नंबर का। अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाने के लिए दी गई है, तो स नंबर में सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको इसके आंसर बताती हूँ किस प्रकार से आप करेंगे। तो किण्वन टैंक है, इसका मिलान करेंगे पादप रस से, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वृद्धि दर मापन है, ये ऑक्सीनोमीटर द्वारा मापी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र यहाँ पर आपको इस प्रकार से लगा देना है, तो कल्पक्कम हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से। और कर्णपल्लव, यहाँ पर ये उपास्थि है जो कान के इसमें पाई जाती है। और सहजीवी जो है वो लार्केन है, लाइकेन है इसका एग्जाम्पल सहजीवी के। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ये सही जुड़ी हो जाएगी यहाँ पर इस प्रकार से। और ऐसे ही वीडियो के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीजी बोर्ड ओपन स्कूल के सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। साथ ही आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम का जो नेम है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाइए और सर्च किए और जुड़ जाइए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए। ये आज हमने बायोलॉजी का पेपर देखा, इसके आगे का सॉल्यूशन भी बहुत जल्द आ रहा है चैनल पर, आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे वीडियोस आ जाएंगे। तब तक कि आपको बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए आगे के आंसर देख लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो गैसें पूछी गई है, जो पृथ्वी में मौजूद गैसें थी, तो यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और जलवाष्प, ये सारे इसमें आ जाएंगे इसका उत्तर। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको वनस्पतिक नाम पूछे गए हैं घृत कुमारी का, और इसी प्रकार से पूछा गया है लिली का। तो घृत कुमारी का वनस्पतिक नाम यहाँ पर लिखना है एलो बारबेंडेसिस, यहाँ पर होता है, और यहाँ पर आपको लिख लेना। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा गया है आपको लिली। तो लिली जो है, लिली का वनस्पतिक नाम क्या होता है? लिलियम होता है, तो ये उत्तर हो जाएगा लिलियम, तो ये वनस्पतिक नाम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है मेंढक को उभयचर, जो मेंढक है उभयचर वर्ग में आता है, इसको एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है, तो ये बताना है। तो मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। यह एक शीतरक्ति प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ते रहता है। जैसे वो शीतकाल में है तो यह ठंडक से बचने के लिए पोखर की निचली सतह की मिट्टी लगभग 2 फीट की गहराई तक खोदकर उसी में रहता है। और यहाँ तक कि वो क्या करता है, कुछ खाता पीता भी नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोडायनेमिक्स ये आपको पूछा गया है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पर है ऐसे पौधों को जल में उगाया जा सकता है जिसमें खनिज लवणों की निश्चित मात्रा है, और ऐसे पौधे का वायवीय भाग बाहर एवं प्रकाश में खुला हो। ऐसे तकनीक जिसमें पौधों को पोषक विलयन में मृदा रहित उगाया अर्थात संवर्धन किया जाए, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स यहाँ पर कहते हैं, यानी कि वाटर कल्चर या जल संवर्धन कहते हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूछा गया, ओआरएस का घूट जो घोल लेना पड़ता है, तो इसके क्या कारण है? ओआरएस घोल क्या है ये पूछा गया है। तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट, यानी इसको ओआरएस का फुल फॉर्म है। घोल ग्लूकोज के साथ पानी का मिश्रण होता है जो दस्त, उल्टी और अत्यधिक पसीने के दौरान शरीर द्वारा खो जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है। इसके 3 लवण है, सोडियम क्लोराइड या सामान्य नमक इसको कहा जाता है, और साथ में ड्राई सोडियम साइट्रेट डाईहाइड्रेट और पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ये सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पर ओआरएस का घोल निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तीव्र अतिसार के लिए इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, इसके बारे में पूरा आपको लिख देना है। इसमें जिंक की खुराक के साथ इनको दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो है टीके पूछे गए हैं, जैसे कि MMR एक टीका पूछा गया। तो MMR का यहाँ पर बताना है ये किस बीमारियों में उपयोगी है, तो नाम लिखना है। तो जो MMR टीका है ये टीके के खिलाफ किसके बीमारियों के लिए? खसरा, कंठमाला का रोग और रुबेला, इसके खिलाफ क्या है? बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर ये लिखना है आपको। इसके बाद बढ़ते हैं अगले इसके ओर। इसी में दूसरा पूछा गया आपको बेसिलस, यहाँ पर पूछा गया कैलमेटी ज्यूरिन। तो ये BCG होता है, ये टीका है। ये मुख्य रूप से इसके यहाँ पर तपेदिक के लिए काम में लाया जाता है ना, टीबी रोग जिसको कहते हैं, इसके लिए BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। आपको अनावृत बीजी या इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो अनावृत बीजी की 3 अभिलक्षण लिखने के लिए कहा गया है। तो जो ये अभिलक्षण है इसकी विशेषता इस प्रकार से होंगी, वे फूल नहीं पैदा करते, यानी जो जिम्नोस्पर्म है वो। और यहाँ पर इसके दूसरा पॉइंट हो जाएगा, एक फल के अंदर बीज नहीं बनते हैं, वे नग्न हैं। और तीसरा है वे ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बर्फबारी होती है, और सुई जैसी पत्तियां विकसित करते हैं, और ये 12 मासी लकड़ी के होते हैं, पेड़ या झाड़ियों का निर्माण करते हैं, और इनमें अंडाशय, शैली और कलंक में विभेदित नहीं किया जाता। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आपको पूछा गया, एक सामान्य वर्ण दृष्टि पुरुष और वर्णांध स्त्री की संतति का आपको यहाँ पर आरेख बनाना है। तो यहाँ पर आप जो होगा इस प्रकार से होगा, जब एक वर्णांध पुरुष और एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसका वर्णदाता का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं है के बीच क्रॉस किया जाता है, तो संतान के 4 बच्चे होंगे, 2 बेटी और 2 बेटे, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जीनोटाइप भी दिया गया है, आपको संतति आरेख बनाना है। तो यहाँ पर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको आरेख को पूरा क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो बायोगैस के 3 लाभ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर है बायोगैस के आपको लाभ पूछे गए। तो बायोगैस के उत्पादन से पर्यावरण, कंपनी और उसमें शामिल लोगों को कई फायदे मिले। तो यानी किसके लाभ? तो लाभ देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बायोगैस स्थानीय ग्रिड के लिए बिजली और गर्मी के रूप में एक हरित ऊर्जा स्रोत है। उल्लेखनीय पर्यावरण लाभ, ग्रीन हाउस गैसें मीथेन, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है इससे। उद्योग और घरों से जैविक कचरे का पर्यावरण के अनुरूप पुनर्चक्रण हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाती है, बहुत अच्छा लाभ है। खेतों में घोल फैलाते समय कम गंध की असुविधा, किण्वित घोल से सामान्य घोल की तुलना में काफ़ी कम गंध आती है और गंध तेजी से घटती है। और साथ ही जो पौधों की किण्वित घोल को बेहतर तरीके से अवशोषित करते हैं, जिससे खेतों में उपज बढ़ती है और खेतों में फसल बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कार्बन चक्र में, यहाँ पर आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो कार्बन चक्र में प्रक्रियाओं को लिखना है, 3 प्रक्रियाओं के बारे में। तो कार्बन चक्र है, इसकी प्रक्रियाओं को संदर्भ में समझना सबसे आसान है। और कार्बन कैसे परिवर्तित होता है, 3 प्रमुख प्रक्रिया और रूपांतरण जो है वो नीचे आपको तालिका में यहाँ पर दिया गया। इसकी प्रोसेस है, यानी कि जो होता है, तो कार्बन स्टार्ट होता है यहाँ पर श्वसन से, फिर कार्बन एंड्स होता है दहन के यानी कि जल के, और प्रोसेस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन स्टार्ट शर्करा से। और ये आपको प्रोसेस इस प्रकार से तालिका स्वरूप दिया गया, तो ये आप लिख सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है वन्य जीवों का संरक्षण के लाभ आपको लिखना है। वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, 3 कारण बताना है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है, तो पहला महत्वपूर्ण ठोस कारण जो है वो देसी पौधों की प्रजातियों के परागण और निरंतरता को बढ़ावा देता है, इस कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। और साथ में यहाँ पर औषधि मूल्य भी इनके बहुत सारे सौंदर्य लाभ भी हैं। और यहाँ पर विरासत और संस्कृति को संरक्षित करना है, और जो पर्यटन है इसको बढ़ावा देता है। यदि वन्य जीव है तो बाहर से बहुत सारे पर्यटन आते हैं, इससे भी बहुत सारा जो राज्य कर इनको मिल सकता है। जैव विविधता और लुप्त प्रजातियों का संरक्षण यहाँ पर बहुत आवश्यक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यहाँ पर वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं आप। तो इसका आंसर होगा, पेड़ की मुख्य शाखा यानी ट्रंक की परिधि को इंचों में मापे। शाखा को मापते समय उसका 4.5 फुट यानी 1.4 मीटर में आएगा। ऊंचाई वाला हिस्सा लेना चाहिए। पेड़ के व्यास की गणना करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, पेड़ की परिधि को पाई से भाग दे दे। फिर बाद में जो आपका आता है उसको पाई से यानी कि इसका 22/7 3.14 मान रख दे और पेड़ की व्यास को उस प्रजाति की औसत वृद्धि दर से गुणा करें। इस तरीके से हम पेड़ की उम्र का लगभग अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप पेड़ की उम्र का पता कर सकते हैं। ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बात करते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है, प्रतिवर्ती क्रिया का आरेख बनाना है या मनुष्य नेत्र की ऊर्ध्वाधर काट का नामांकित चित्र। तो ये मनुष्य नेत्र की जो ऊर्ध्वाधर काट है उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चित्र दिया गया है। तो ये आपको चित्र यहाँ पर बना लेना है। जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसका आरेख यहाँ पर दिया गया है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का आरेख आपको बनाना है। किस प्रकार से होता है, न्यूरॉन्स वगैरह, जो हमारा हाथ है वो एक्टिव लेकर, यदि हमारे हाथ पर कुछ चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग के पास जाती है, उसके बाद हमें स्पर्श होता है। तो ये सारा काम जो है प्रतिवर्ती क्रिया, यानी जैसे कुछ भी हमें टच होता है उसकी सारी क्रिया यहाँ पर है। तो ये चित्र आपको इस प्रकार से बना लेना है। तो संवेदक स्नायु यहाँ पर दिया गया है, प्रभावक मांसपेशी दी गई है, मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर दिए गए, सफेद गागला दिया गया है यहाँ पर इस प्रकार से, और बुद्धि मानी जो है वो यहाँ दिया गया। तो अंतर्गमन, ये चित्र आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। और चाहे तो आप जो मनुष्य नेत्र की आंख है उसका भी यहाँ पर चित्र चाहे तो ये भी बना सकते हैं, अथवा में वो भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा गया। तो डीएनए और आरएनए में यहाँ पर 4 मुख्य अंतर आपको है। तो जो 4 अंतर है वो इस प्रकार से, सबसे पहला इसमें शर्करा अणु डीऑक्सी राइबोस प्रकार का होता है, इसमें शर्करा अणु राइबोस प्रकार का होता है। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडिनोन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पिरामिडमिन है। आरएनए में नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। अलग अलग है इसमें। इसमें गुणसूत्र या थोड़ी मात्रा में जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें आरएनए केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और इसमें अणु डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखला एक दूसरे पर कुंडलित होती है और इसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़े के क्रम में होते हैं। आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स की एक ही श्रृंखला होंगी, इसमें इस प्रकार से दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपको, जो कायिक प्रजनन है, वनस्पति प्रजनन, पौधों में होने वाले अलैंगिक प्रजनन का कोई भी रुजु में एक नया पौधे के टुकड़े से बढ़ता है या एक विशेष प्रजनन संरचना जैसे स्टोलन, राइजोम, कंद, कार्मा या बल्ब से जुड़ता है, पौधों की जो ये सामान्य प्रजनन है ये कहलाता। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कायिक प्रवर्धन, जो कायिक प्रजनन आपको पूछा गया, अलैंगिक जनन के उदाहरण है। पौधे की संतान मूल पौधे के क्लोन है, क्योंकि डीएनए का कोई मिश्रण नहीं होता है। वनस्पतिक प्रसार के सबसे सामान्य रूप है ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, कण, बल्ब या स्ट्रोलन का निर्माण, चूसने वाला रुक और उत्तक संवर्धन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कायिक जनन जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन है इसको बता सकते हैं। पादपों में यानी पौधों में क्रामिक भागों जैसे जड़, तलना, पत्ती, नदी के साथ होने वाले जनन को ही क्रामिक जनन कहते हैं। इसमें भाग लेने वाली संरचना को कायिक प्रवर्धन ग्यूल कहते हैं। कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, इससे बनी संतति का क्लोन भी कह सकते हैं। इसके प्रकार है रिप्रोडक्शन में, और प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार से दिया गया। नेचुरल यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया। आर्टिफिशियल जड़ तना के आधार पर भी यहाँ पर वर्णन दिए गया। तो ये लिख लेना है आपको कायिक प्रजनन में। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण, जो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इसका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखते हुए आपको इसके जो प्रभावित करने वाले उनके कारकों के नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से रासायनिक समीकरण वो हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें जो दिया गया है ये वर्णन लिख सकते हैं। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार से आप बनाएंगे, 6CO2 + 12H2O प्लस प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, और जो आपका बनेगा आगे उत्पाद वो बनेगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2 और क्लोरोफिल। तो ये आप इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो CO2 है वो इस प्रकार से लिखेंगे आप, H2O को इस प्रकार से लिखना है आपको, और यहाँ पर जो C6H12O6 दिया गया उसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो C6H12O6 + 6O2 यहाँ पर ही हो जाएगा। तो ये इसके बारे में वर्णन आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। और इसके साथ में ही यहाँ पर इसको प्रभावित करने वाले कारकों को देख लेते हैं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक है उसमें सबसे पहले है प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश का कई गुना प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाती है। जितना अधिक प्रकाश मिलेगा यहाँ पर क्रिया बढ़ जाएगी। बादल वाले दिन को छोड़कर प्रकृति में प्रकाश कभी भी सीमित कारक नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम की दृश्य सीमा यहाँ पर दी गई है, इस प्रकार से ये आवश्यक है। तो यहाँ पर अधिकतम प्रकाश संश्लेषण लाल भाग में होता है और न्यूनतम स्पेक्ट्रम जो है वो हरे भाग में। तो यहाँ पर पराबैंगनी प्रकाश का पौधों पर घातक प्रभाव हो सकता है, इससे ये एक्सपोजर लंबी अवधि के लिए।
CO2, तो CO2 प्रकाश संश्लेषण के मूल कच्चे माल में से एक है। इसकी एकाग्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसी प्रकार से तापमान भी प्रभाव करता है, सीधे तापमान से नियंत्रित नहीं होती लेकिन बहुत कम और बहुत अधिक इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। और जल है ये भी इसको यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर लिख लेना है आपको इस प्रकार के लिए, तो ये आपके कारक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पर वो छूटा था हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है या वृक्क की सूक्ष्मदर्शी संरचना। तो मानव उत्सर्जन तंत्र का जो चित्र है वो देख लेते हैं किस प्रकार से आप बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्र बना लेना है। ये जो है मूत्र मार्ग शीर्षण में महाशिरा, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी, महाधमनी, बाई और बाई वृक्क शिरा और बाया वृक्क धमनी, ये आपको पूरा चित्र जो है उत्सर्जन तंत्र का बना लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपको ये चित्र मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ये, जो कि हमारा छूट चुका था। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आखिरी की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है डेंगू जो है किस मच्छर से फैलता है, साथ ही इसके लक्षण और उपाय, आपको रोकथाम के उपाय भी पूछे गए। तो डेंगू बुखार जो है, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, एक मच्छर जनित संक्रमण है जो फ्लू जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। यह 4 अलग अलग वायरस के कारण होता है और एडीन मच्छरों द्वारा फैलता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इसके कारण हैं। तो जो लक्षण है वो हल्के से लेकर गंभीर तक होते हैं। गंभीर लक्षणों में डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS और डेंगू रक्तस्रावी, DHF शामिल है। इन्हें आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है और वर्तमान में कोई टीका नहीं है डेंगू का। रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका मच्छरों के काटने से बचना है, यानी मच्छर से बचना है आपको, जिससे क्या हो, आपको कोई बीमारी ना हो। तो रोगी के लिए DSS या DHF विकसित होने से पहले निदान होने पर भी उपचार इसका संभव है। अब यहाँ पर इसके जो रोकथाम है, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC का अनुमान है कि हर लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हर साल संक्रमित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी डेंगू बुखार बताया कि बहुत दुर्लभ है। इसकी रिपोर्ट लगातार कैसी होती, देश से बाहर से आने वाले लोगों के प्रकोप इसमें हवाई में भी ये फैल। तो इसके लक्षण जान लेते किस प्रकार से है। तो वायरस को फैलाने वाले मच्छर के काटने से 7 दिन बाद ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। उनमें कौन कौन से लक्षण है, मांसपेशी और जोड़ों में दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते जो गायब हो सकते हैं और फिर प्रकट भी हो सकते हैं। तो तेज बुखार, तीव्र आंखों के पीछे दर्द, उल्टी और मिचली महसूस होना इसके प्रमुख लक्षण है। लक्षण आमतौर पर 1 सप्ताह के बाद गायब हो जाते हैं और हल्के डेंगू में शायद ही कभी गंभीर या घातक जटिलताएं शामिल होती है। इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। चलिए इससे बचाव यहाँ पर कैसे करेंगे आप डेंगू से बचाव। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई टीका उपलब्ध नहीं है, डेंगू के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, मच्छरों के काटने से बचाव करना होगा और संक्रमण से बचना होगा। डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छर दिन और रात में काटते हैं, तो मच्छरों से आपको यहाँ पर सुविधा रखना होगा। मच्छरों के काटने से बचना है आपको, स्वच्छता रखना होगा, जो पानी है जगह पे ज़्यादा जमा ना होने दे और इस प्रकार से गंदगी ना होने दे। तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमने बायोलॉजी का आज के इस वीडियो में देखा है, 1 से लेकर पूरे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 तक के। और ऐसे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसे सभी वीडियोज़ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सारे विषयों के CG ओपन स्कूल के सभी विषयों के सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।